आदर्श और छुटकी सड़कों पर सस्पिशियस रिक्वेस्ट को सॉल्व करने में व्यस्त हो गए थे। जब उन्होंने अगले साल हंटर कंपटीशन के बारे में सोचा जिसमें हाई स्कोर्स वाले हंटर्स को डिफरेंट लेवल में समूहीकृत किया जाएगा, तो उन्होंने खुद को दिलासा देने की कोशिश की कि वह अपने लिए ज़रूरी पॉइंट्स जमा करने के लिए खोज कर रहे थे। लकीली उसके पास इंटेलिजेंस कैप्सूल छुटकी थी, जिसने सभी क्विस्ट को बेहद आसान बना दिया था। केवल 1 सप्ताह के भीतर उसने सभी रिक्वेस्ट को पूरा कर लिया और इनाम से कुछ 5 लाख कमाए थे। पहले ये उसके लिए एक बड़ा अमाउंट था, लेकिन अब इंटरमीडिएट लेवल से ऊपर रैंक करने के लिए उसे ज़रूरी हर लेन देन में बेहतर रिजल्ट के लिए लाखों या यहाँ तक के 10 लाख भी शामिल होंगे। शैडो एलिमेंट के लिए एक सोल सीड ढूंढने की उसकी उम्मीद इम्पॉसिबल सी लग रही थी। क्विस्ट को निपटाने के बाद आदर्श स्कूल लौट आया और जल्दी से खुद को एक बदतर सिरदर्द के साथ पाया। उसे भेजे गए चैलेंजेस उसकी हंटर एजेंसी के क्विस्ट की तुलना में एक बड़ा ढेर लग गया था। लकीली चैलेंजेस को हर महीने के दूसरे और चौथे वीक में निर्धारित किया गया था, वरना उसे अपने रिसोर्सेज को चैलेंजर्स को देना ही पड़ता। स्कूल द्वारा दिए गए रिसोर्सेज काफ़ी शानदार थे, जिसमें 3 स्टेप टावर के अंदर कल्टीवेशन करने का मौका भी शामिल था। यह आदर्श के लिए सबसे अट्रैक्टिव इनाम था, इसमें कोई शक नहीं। यह कल्टीवेशन के लिए पवित्र भूमि थी। 100वीं रैंक के लिए रिसोर्सेज भी संतोषजनक थे। आदर्श काफ़ी हैरान था कि उसे एक मैजिक एक्सेलरेटर दिया गया था। मैजिक टूल काफ़ी यूनिक था। इससे मैजिशियंस को अपने स्टार्स को अच्छी तरह से जोड़ने में मदद मिलती थी। प्रैक्टिस के लिए टूल का इस्तेमाल करने से सीखने की एफिशिएंसी में काफ़ी सुधार होता था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये स्टार्स को खींचने और जोड़ने में लगने वाले समय को भी कम कर देता था। सरल शब्दों में टूल कास्टिंग स्पीड में सुधार कर सकता था। मैजिशियंस के बीच लड़ाई कॉम्प्लिकेटेड लगती थी, लेकिन ये वास्तव में बहुत ही सरल थी। जो लोग अपने अपोनेंट की तुलना में तेज़ी से स्पेल कास्ट कर सकते थे, वे आमतौर पर ऊपरी हाथ हासिल कर लेते थे। अगर आदर्श जैसा कोई व्यक्ति जिसने अपने बेसिक लाइटनिंग और फायर स्पेल को 4th टीयर पर अपग्रेड कर दिया था, अपनी कास्टिंग स्पीड में और सुधार कर सकता है, इस हद तक कि वह हवा में स्वाइप करने के साथ उन्हें कास्ट कर सके, तो वह अपने ही लेवल के मैजिशियंस के बीच लगभग अपराजेय होगा। एक तरफ ध्यान दें तो आदर्श काफ़ी हैरान था जब उसे पता चला कि स्कूल ने फायर एलिमेंट सोल सीड्स भी प्रोवाइड किए थे। हर बार जब रैंकिंग अपडेट की जाती थी तो स्टूडेंट्स को एक निश्चित मात्रा में सोल सीड पीस प्राप्त होते थे। एक बार जब उन्होंने पर्याप्त पीसेस इकट्ठा कर लिए और अगर वे पर्याप्त भाग्यशाली थे, तो वे उनमें से एक फायर सोल सीड को स्मेल्ट कर सकते थे। आदर्श के पास एक सोल सीड पीस था। एक बार जब वह 10 पीसेस को इकट्ठा कर लेता, तो उसके पास स्मेल्टिंग के लिए पर्याप्त पीसेस हो जाते हैं। इसी तरह स्मेल्टिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स की फायर एलिमेंट मटेरियल की ज़रूरत होती थी। मटेरियल जितना अच्छा होगा, सक्सेस रेट उतनी ही ज़्यादा होती थी। अगर वह एक सोल सीड को स्मेल्ट करने में कामयाब हो जाता, तो उसकी ताकत इससे काफ़ी बढ़ जाती। आदर्श के पास पहले से ही रोज़ फ्लेम्स थी, इसलिए एक और फायर सोल सीड को स्मेल्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए उसने शैडो एलिमेंट सोल सीड पीस के लिए फायर एलिमेंट सोल सीड पीसेस का लेन देन किया था। वह एक सोल सीड के साथ अपने शैडो एलिमेंट में सुधार करने के लिए एक्साइटेड था। समनिंग एलिमेंट के लिए कोई सोल सीड नहीं था, लेकिन एक समनर को जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी, वे बाकी एलिमेंट के बराबर थे, क्योंकि उनके बीस्ट की वंशावली, आत्मा और मांस पहले से ही समझने और मास्टर करने के लिए बहुत सारे थे। आदर्श के रिसोर्सेज अभी भी बहुत लिमिटेड थे। वह एक यंग बीस्ट को खरीदने का जोखिम भी नहीं उठा सकता था। इस तरह उसका कॉन्ट्रैक्टेड समन बर्बाद हो गया था और अब आदर्श को पैसों की सख्त ज़रूरत थी। आदर्श के पास बहुत सी चीज़ें थी जो वह इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचने पर सुधारना चाहता था। अगर उसे अपने सभी एलिमेंट्स को पूरी तरह से यूज़ करने का कोई तरीका नहीं मिला, तो वह स्कूल को कैसे जीत पाएगा। इसलिए आदर्श को वास्तव में उन रिसोर्सेज की ज़रूरत थी जो स्कूल ने उसे दिए थे। उसके पास हार मानने का कोई तरीका नहीं था। उसे चैलेंजेस से निपटने का एक रास्ता ढूंढना था।
टॉप 50 में स्टूडेंट्स को 2 सोल सीड पीस और एक फायर एलिमेंट मैजिक टूल दिया जाएगा। बनी, ये फायर एलिमेंट मैजिक टूल किस काम का है? आदर्श ने पूछा। क्या तुम एलियन हो? हर कोई जानता है कि फायर एलिमेंट मैजिक टूल आपके फायर एलिमेंट के कल्टीवेशन की एफिशिएंसी में सुधार करने के लिए यूज़फुल है। ये एक तरह से नेबुला टूल के समान है। नेबुला टूल किसी की आत्मा को बेहतर बनाता है ताकि मैजिशियन की नॉर्मल कास्टिंग स्पीड में सुधार किया जा सके। इस बीच फायर एलिमेंट मैजिक टूल स्पेशली फायर एलिमेंट को एम करता है। यह नेबुला टूल के इम्पैक्ट के साथ एक साथ स्टैक हो सकता है। अपने आप में ये जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है वह काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन अगर एक आउटस्टैंडिंग नेबुला टूल द्वारा सपोर्टेड है तो ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट के कल्टीवेशन में काफ़ी सुधार कर सकता है। आयशा ने समझाया, जो अपना केला खाने में व्यस्त थी। आई सी, इसलिए यह मेरे लिए बहुत यूज़फुल है। तो अगर मैं नेबुला टूल और फायर एलिमेंट मैजिक टूल दोनों के साथ 3 स्टेप टावर में कल्टीवेशन करता हूँ और फायर एलिमेंट पर फोकस करता हूँ, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये आसमान छू जाएगा? आदर्श ने चमकती आंखों के साथ कहा। आयशा ने सिर हिलाया। उसका मोटा मुंह आधा केले से भरा हुआ था और वह धुंधली आवाज़ के साथ बुदबुदाती हुई बोली, प्रॉब्लम ये है कि उनमें से एक को रखना पहले से ही इम्प्रेसिव है, फिर भी तुम उन्हें एक साथ स्टैक करने की सोच रहे हो। क्या ये सच होना बहुत अच्छा नहीं होगा? 3 स्टेप टावर में कल्टीवेशन करने का मौका पाने के लिए मुझे किस रैंक की ज़रूरत होगी? आदर्श ने पूछा। तुम्हारे फायर स्कूल में मुझे लगता है कि तुम्हें एक दिन के लिए 3 स्टेप टावर में कल्टीवेशन करने में सक्षम होने के लिए टॉप 50 में आने की ज़रूरत होगी। रैंक जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा समय दिया जाएगा। तुम्हारी ताकत के साथ यह इतना इम्प्रेसिव है कि तुम 100वीं रैंक पर बने रह सकते हो। टॉप 50 के बारे में भूल जाओ। ऊपर हर कोई एक पागल के अलावा और कुछ नहीं है। तुम्हें बस वे ही लोग मिलेंगे जो तुमसे ज़्यादा पागल और अमीर हैं। अगर तुम्हारे पास इक्विपमेंट्स का एक पूरा सेट नहीं है तो तुम्हारे पास बाकी लोगों को यह बताने की हिम्मत नहीं है कि तुम फायर स्कूल में टॉप 50 में हो। अपने आप को देखो, बिना किसी इक्विपमेंट्स वाला टोटली पोवो। तुम्हारे डुअल एलिमेंट्स से तुम्हें बहुत सारी मूव्स देते हैं, लेकिन अगर किसी के डिफेंसिव इक्विपमेंट से तुम्हारी लाइटनिंग या फायर एलिमेंट के खिलाफ स्ट्रांग है तो तुम पक्का हार जाओगे। आयशा ने कहा। ये एक अच्छा रिमाइंडर है, आदर्श ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा। आखिरकार बाकियों की तुलना में उसके पास इक्विपमेंट्स की सबसे ज़्यादा कमी थी। डुअल एलिमेंट्स होने का उसका फ़ायदा किसी और के इक्विपमेंट्स के पूरे सेट के खिलाफ किसी भी तरह से मौजूद नहीं था। रंजीत की तरह हर कोई मूर्ख नहीं था जो विंग मैजिकल इक्विपमेंट पर इतना सारा पैसा खर्च करेगा, जो दूसरे मैजिशियंस के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई में ज़्यादा यूज़फुल नहीं थे। अगर उसने विंग मैजिक इक्विपमेंट्स पर खर्च किए गए पैसों का इस्तेमाल एक पावरफुल शील्ड या मैजिक आर्मर खरीदने के लिए किया होता तो यह आसानी से उसे आदर्श के बेसिक स्पेल्स से बचा सकता था, जिससे आदर्श के लिए लड़ाई जीतना कठिन हो जाता। तुम कौर फैमिली के दामाद क्यों नहीं बन जाते हैं? टैलेंटेड लोगों को ट्रेन करने में सिस्टर समायरा की फैमिली बहुत एफर्ट लगाती है। डीमन किंग के रूप में तुम्हारी रेपुटेशन के साथ मुझे विश्वास है कि वे तुम्हें इक्विपमेंट्स का एक पूरा सेट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बुरा आइडिया नहीं है। आदर्श ने एक बुरी मुस्कान के साथ उसकी आधी झुकी हुई पलकों से ग्लैमरस समायरा को देखा, जो बालकनी पर पौधों को पानी दे रही थी। समायरा मुड़ी और शर्माने लगी। उसने आयशा की ओर देखा जिसने आदर्श को ऐसा सड़ा हुआ आइडिया दिया था। वह गुस्से में बोली, बकवास करना बंद करो। उसके जैसे किसी लड़के को कोई अपना दामाद क्यों बनाएगा जो केवल परेशानियों को भड़काना जानता है? अगर उसने हमारी फैमिली की रेपुटेशन को बर्बाद नहीं किया तो ये ही एक राहत की बात होगी। आयशा जल्दी से आदर्श के करीब झुक गई। जब उसने देखा कि समायरा खुद को सही ठहराने की कोशिश कर रही है, वह एक बुरी मुस्कुराहट के साथ फुसफुसाई, डीमन किंग, क्या तुमने ध्यान दिया? जब से तुम जिंदा वापस आए हो ना, तब से सैम मजाक कर रही है और तुम्हें बहुत सारी भद्दी बातें भी कह रही है। मैंने उसे कभी किसी लड़के के साथ ऐसा बिहेव करते नहीं देखा। अगर वह तुमसे सच में नफरत नहीं करती तो उसे तुमसे प्यार हो गया होगा।
मैंने कौर फैमिली के दामाद का जिक्र किया, लेकिन मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा कि वो ही तुमसे शादी करेगी। कौर फैमिली की कई बेटियां हैं। आयशा की बात सुनकर आदर्श ने जल्दी से सिर हिलाया। समायरा और भी शर्माने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि दोनों मिलकर उसे परेशान करेंगे। अजीब सिचुएशन से बचने के लिए उसने बात करना ही बंद कर दिया। ठीक है, मुझे लगता है कि उसे बचाने के लिए तुम्हारा बलिदान बहुत अच्छा काम कर रहा है, आयशा ने कहा। आदर्श ने जोर से सिर हिलाया, फिर कड़ी नज़र से पूछा, अगर मुझे उनका दामाद बनने के लिए उससे शादी करनी होगी तो मैं जाऊंगा, भले ही मुझे कोई इक्विपमेंट्स का सेट ना मिले। आयशा ने उस पर अपनी आंखें घुमाई और फटकार लगाई, तुम्हारे सपने में सैम की वैल्यू के साथ उसकी फैमिली श्योरली एक यंग एडवांस्ड मैजिशियन चाहती है जिसके सुपर लेवल तक पहुंचने की भी हाई पॉसिबिलिटी हो। आप जैसे इंटरमीडिएट मैजिशियन जिसका एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड भी नहीं है, वह केवल उनकी फैमिली की बदसूरत और कम इम्पोर्टेंट वाली लड़कियों से ही शादी कर सकता है। इसके अलावा एक फेमस फैमिली की बेटी से शादी करने के लिए तुम्हें शायद इस कमरे को हाई क्वालिटी वाले इक्विपमेंट से भरना होगा। कोई रास्ता नहीं कि वे आपको इक्विपमेंट्स देंगे। तो तुम जो कह रही हो वो ये है कि भले ही मैं एक फेमस फैमिली में शामिल हो जाऊं, मैं एक बटलर की तरह समाप्त हो जाऊंगा जिसे उनके लाडले बेटे और बेटियों के ऑर्डर्स को मानना होगा। शह, ऐसी इविल क्लास सोसाइटी। वे ये क्यों नहीं देखते कि हम एक दूसरे को पूरे दिल से प्यार करते हैं? वे एक बार के लिए अपने सामंतवाद को क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? अपना सिर उठाकर आदर्श ने कहा। यह सुनते ही आयशा अपना पेट पकड़कर हंस पड़ी। समायरा जो बालकनी पर थी अब और नहीं रह सकी। उसने शुरू में सोचा था कि इस तरह के एक सीरियस टॉपिक पर डिस्कस करते हुए आदर्श खुद को रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि यह उसकी गरिमा के लिए एक बड़ा झटका होने वाला था। फिर भी वह हमेशा की तरह ही बेशर्म था। कौन उसे पूरे दिल से प्यार करता है? समायरा फिर से उनके हाथों में पड़ने से बचने के लिए जल्दी से अपने कमरे में चली गई। वो बनी पिटाई के लायक थी। जब वे एक साथ जगह किराए पर लेने के लिए सहमत हुए थे तो उसने वादा किया था कि वे एक साथ डीमन किंग के खिलाफ खड़े होंगे। फिर भी वह उसके साथ मिलीभगत कर रही थी। हाल ही में जब भी वह डीमन किंग से रिलेटेड न्यूज़ सुनती थी तो उसकी आंखें चमक उठती थी। इस रेट पर तो शायद उसकी फैमिली ही उसे अपने दामाद के रूप में लेने की पहल करेगी। जैसे जैसे चैलेंज की तारीख नज़दीक आती गई, आदर्श ने अपना ज़्यादातर समय लड़ाई की तैयारी के लिए कल्टीवेशन करने में बिताया। अपने आर्मर को छांटने के लिए उसके पास एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं था। जब भी वह खाने के लिए जाता, वह लोगों को अपने फ़ोन से उसकी तस्वीरें लेते हुए देखता था, जैसे कि वे अपनी सांसों के नीचे कह रहे हों, हम फायर स्कूल के क्रिमिनल को ज़िंदा पकड़ लेंगे। आदर्श को फायर स्कूल के क्रिमिनल के रूप में जाना जाता था। उसके अहंकार और तिरस्कारपूर्ण रवैये से पूरा स्कूल अच्छी तरह से वाकिफ़ था। उसके फेमस होने की रेट उन ध्यान चाहने वालों से पूरी तरह से मेल खाती थी जो चाहते थे कि उनके नाम स्कूल के लीडर बोर्ड पर सूचीबद्ध हों। हालांकि आदर्श सबसे पहले असहमत था कि इस बेवकूफ़ ने उसे इतना कमज़ोर निकनेम दिया। रुको और देखो, 1 महीने से भी कम समय में यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक के स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि कुख्यात डीमन किंग वापस आ गया है।